कंप्यूटर कॉन्सेप्ट क्लियर मैराथन क्लास। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक ऐसी क्लास जो सीधा याद करवा दे। अगर कंप्यूटर आपको मुश्किल लगता है या कॉन्सेप्ट्स बार-बार भूल जाते हैं और हर एग्जाम में वही क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो ये क्लास आपके लिए है। यहां मिलेगा कंप्लीट कंप्यूटर रिवीजन, बेसिक से एडवांस तक, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर तरीके से। तो तैयार हो जाइए कंप्यूटर को आसान बनाने के लिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का गर्दा उड़ाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मिशन सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक समझ बनाना है। हम कंप्यूटर की कहानी को इस तरह से देखेंगे कि ये एक आविष्कार की यात्रा लगे। एक यात्रा? हाँ, एक ऐसी यात्रा जो गिनती करने वाले मोतियों से शुरू होकर उन मशीनों तक पहुंची है जो इंसानी दिमाग से भी तेज सोच सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल पहली सीढ़ी से। ये शब्द कंप्यूटर, इसका मतलब क्या है और ये आया कहां से? देखिए, इसकी जड़ें लैटिन भाषा में है। शब्द है कंप्यूटर। कंप्यूटर, हाँ, इसका सीधा सा मतलब था गणना करना, गिनना या एक साथ सोचना। तो अपने मूल में कंप्यूटर हमेशा से एक गणना करने वाली मशीन रहा है। लेकिन आज तो इसकी परिभाषा बहुत बदल गई है। बहुत ज्यादा। तो अगर आज हमें इसे परिभाषित करना हो तो ये सिर्फ एक कैलकुलेटर तो नहीं है। ये असल में है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलना है। डेटा को जानकारी में बदलना? हाँ, सुनने में ये सरल लगता है, पर इसके पीछे एक 4 स्टेप की प्रक्रिया है जिसे आईपीओएस साइकिल कहते हैं। आईपीओएस मतलब आईपीओएस? जी, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। इसे किसी आसान से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं एटीएम से पैसे निकाल रही हूँ। यहाँ आईपीओएस कैसे काम करेगा? अरे, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब आप अपना पिन और निकालने वाली रकम डालते हैं, वो है इनपुट। ठीक है। फिर मशीन आपके बैंक से जुड़कर ये चेक करती है कि आपके खाते में उतने पैसे हैं या नहीं। ये है प्रोसेसिंग। अच्छा। जब मशीन पैसे बाहर निकालती है और स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखाती है, वो हो गया आपका आउटपुट। समझ गई। और आखिर में जब ये लेन देन आपके बैंक रिकॉर्ड में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है, वो है स्टोरेज। हर कंप्यूटर वाला काम, छोटा या बड़ा, इसी चक्र पर चलता है। ये बहुत स्पष्ट हो गया। तो ये तो हुई परिभाषा, पर इस मशीन तक पहुंचने की कहानी, वो तो हजारों साल पुरानी है। इसकी शुरुआत गिनती करने की एक बहुत ही बुनियादी जरूरत से हुई थी, है ना? बिल्कुल। ये कहानी शुरू होती है एबाकस से, जो शायद गणना का सबसे पहला उपकरण था। हाँ, वो मोतियों वाला फ्रेम। वही। सदियों तक चीजें धीमी रहीं। फिर 1642 में ब्लेज पैस्कल ने गियर और पहियों से चलने वाला एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया जिसका नाम था पैस्कलाइन। पैस्कलाइन? हाँ, ये एक बड़ा कदम था। लेकिन असली क्रांति तब आई जब एक व्यक्ति ने सोचा कि क्या एक मशीन सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि दिए गए निर्देशों का पालन भी कर सकती है। और यहाँ चार्ल्स बैबेज की एंट्री होती है, जिन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। एकदम सही। 1837 में चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन का जो डिजाइन बनाया, वो क्रांतिकारी था। क्यों? ऐसा क्या खास था उसमें? क्योंकि ये दुनिया की पहली ऐसी मशीन थी जिसे प्रोग्राम किया जा सकता था। ये निर्देशों को स्टोर कर सकती थी और उनके आधार पर अलग अलग काम कर सकती थी। अच्छा। भले ही ये उस समय पूरी तरह बन नहीं पाई, लेकिन इसका आइडिया ही आज के आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज है। और यहीं से परीक्षाओं में पूछे जाने वाले नामों की सूची शुरू होती है। चार्ल्स बैबेज के अलावा और कौन से नाम हैं जिन्हें हमें जानना ही चाहिए? हाँ, ये सूची बहुत जरूरी है क्योंकि हर नाम एक बड़े आइडिया से जुड़ा है। बैबेज के बाद आते हैं एलन ट्यूरिंग, आधुनिक कंप्यूटर के जनक। बिल्कुल। उन्होंने एक सैद्धांतिक मशीन की कल्पना की, ट्यूरिंग मशीन, जो किसी भी गणना को कर सकती थी अगर उसे सही निर्देश दिए जाएं। मतलब ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक आइडिया था। हाँ, ये एक आइडिया था कि गणना करने योग्य हर चीज को एक ही मशीन से हल किया जा सकता है। आज का हर कंप्यूटर, हर स्मार्टफोन इसी बुनियादी आइडिया पर बना है। वाह। फिर जब बात सुपर कंप्यूटिंग की हो तो सेवूर क्रे विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। और आज का सबसे बड़ा विषय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, यहाँ 2 नाम आते हैं। एआई की नींव रखने वाले एलन ट्यूरिंग को एआई का संस्थापक भी माना जाता है, लेकिन एआई के जनक का खिताब जॉन मैकार्थी को जाता है क्योंकि उन्होंने ही 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द घड़ा था। और एक नाम जॉन वॉन न्यूमैन का भी है, जिनके आर्किटेक्चर के बारे में कहा जाता है कि आज भी लगभग हर कंप्यूटर उसी पे काम करता है। ऐसा क्या खास था उसमें? जॉन वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर एक रियल गेम चेंजर था।
1948 में उन्होंने क्रांतिकारी विचार दिया, क्यों ना कंप्यूटर के निर्देशों यानी प्रोग्राम और जिस डेटा पर काम करना है दोनों को एक ही मेमोरी में रखा जाए। अच्छा, मतलब इससे पहले ऐसा नहीं होता था? नहीं, इससे पहले ENIAC जैसी मशीनों को हर नए काम के लिए तारों को फिजिकली बदलना पड़ता था, जो बहुत मुश्किल काम था। समझ गए। वॉन न्यूमन के स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट ने कंप्यूटर को लचीला और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बना दिया। आज भी हमारे लैपटॉप और फोन इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वाह, मतलब प्रोग्राम को हार्डवेयर से निकालकर सॉफ्टवेयर बना देने का पहला कदम यही था। एक तरह से हाँ। अब इन मशीनों को निर्देश देने के तरीके पर आते हैं। आज तो कीबोर्ड है, पर शुरुआत में पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था। मतलब कागज में छेद करके कमांड दिए जाते थे। ये तो बहुत ही धीमा और मुश्किल लगता है। हाँ, ये वैसा ही था। पंच कार्ड मोटे कागज का एक कार्ड होता था जिसमें छेदों के खास पैटर्न में जानकारी या कमांड्स कोड की जाती थी। और इसका आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार 1890 में हरमन हॉलरिथ ने अमेरिकी जनगणना के डेटा को जल्दी प्रोसेस करने के लिए किया था। जनगणना के लिए? हाँ, उनकी सेंसस टैबुलेटिंग मशीन ने जो काम हाथों से करने में सालों लगते उसे महीनों में कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि पंच कार्ड का पहला इस्तेमाल जोसेफ मेरी ने कपड़े बुनने वाली मशीनों के डिजाइन को कंट्रोल करने के लिए किया था। अच्छा, और इन मशीनों के लिए पहला प्रोग्राम लिखने का श्रेय एक महिला को जाता है ना? हाँ, दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर लेडी एडा ऑगस्टा, जिन्हें हम एडा लवलेस के नाम से जानते हैं, को माना जाता है। उन्होंने किसके लिए प्रोग्राम लिखा था? उन्होंने चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए ही दुनिया का पहला एल्गोरिथम लिखा था। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने उस मशीन की क्षमता को बैबेज से भी ज्यादा समझा था। ये तो हुई वैश्विक कहानी, लेकिन इस क्रांति की लहर भारत कब और कैसे पहुंची? हमारे देश में शुरुआती कदम क्या थे? भारत की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ 4 मुख्य बिंदु याद रखने वाले हैं। बताइए। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन करने का श्रेय समरेंद्र कुमार मित्रा को जाता है। एनालॉग कंप्यूटर, ये डिजिटल से अलग होते हैं? हाँ बिल्कुल, जहाँ डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 पर काम करते हैं, वहीं एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं जैसे वोल्टेज या दबाव का उपयोग करके गणना करते थे। ठीक है, दूसरा बिंदु? भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में विजय भटकर को जाना जाता है। उनके नेतृत्व में ही भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम बना। परम, हाँ, ये नाम तो सुना है। इसने दुनिया में भारत की तकनीकी ताकत को साबित किया। तीसरा, भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर था HEC2M। इसे 1955-56 में इंग्लैंड से लाकर भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कलकत्ता में स्थापित किया गया। और चौथा? भारत द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। ठीक है, इतिहास के इस दौर में IBM का भी बहुत बड़ा नाम आता है। और फिर मैकेनिकल से पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की तरफ दुनिया कैसे बढ़ी? हाँ, IBM, जिसे बिग ब्लू भी कहते हैं, ने कंप्यूटर को बिजनेस की दुनिया में लाने में अहम भूमिका निभाई। 1944 में IBM और हॉवर्ड आइकन ने मिलकर मार्क 1 बनाया। मार्क 1? ये एक विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। मतलब चलता तो बिजली से था, पर इसके अंदर के पुर्जे मैकेनिकल थे। तो पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक नहीं था? नहीं, असली छलांग इसके 2 साल बाद लगी। 1946 में JP एकर्ड और जॉन मॉजले ने ENIAC बनाया। ENIAC? हाँ, ये पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था और ये एक पूरे कमरे के बराबर था। यहीं से सही मायनों में डिजिटल युग की शुरुआत हुई। तो चलिए अब इस सवाल पर आते हैं कि ये मशीन इतनी शक्तिशाली क्यों है? इसकी ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे इंसान से भी ज्यादा काबिल बना देती हैं? गति तो हम सब जानते हैं, पर और क्या है? इसकी कई सुपर पावर्स हैं। पहली तो है गति, स्पीड, जैसा आपने कहा। कितनी तेज? आज के कंप्यूटर 1 सेकंड में अरबों गणनाएं कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जो कैलकुलेशन करने में इंसान को पूरी जिंदगी लग जाएगी, वो ये पलक झपकते ही कर सकता है। सही है। दूसरी है सटीकता, एक्यूरेसी। अगर इंसान ने इसे सही डेटा और सही निर्देश दिए हैं तो कंप्यूटर गलती नहीं करता, उसका परिणाम 100% सही होगा। मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। बिल्कुल। तीसरी है भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। ये एक पूरी लाइब्रेरी की किताबों को एक छोटी सी चिप में स्टोर कर सकता है। ये तो हम रोज देखते हैं। चौथी और शायद सबसे अनोखी बात है इसकी कर्मठता, डिलिजेंस। कंप्यूटर इंसानों की तरह थकता नहीं, न ही उसे बोरियत होती है। आप उसे एक ही काम 1000 बार करने को दें, वो हर बार उसी स्पीड और एक्यूरेसी से करेगा। ये कर्मठता वाली बात सोचने पर मजबूर करती है।
एक ऐसी मशीन जो बिना थके, बिना बोर हुए काम करती रहे, वो इंसानी नौकरियों के लिए एक सीधी चुनौती है ना? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और आज की एआई की दुनिया में इस पर बहुत बहस हो रही है। बिल्कुल। और पांचवी है बहुमुखी प्रतिभा, वर्सिटैलिटी। ये एक ही समय पर कई अलग-अलग काम कर सकता है। आप इस पर एक जटिल रिपोर्ट बना सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं और साथ ही अंतरिक्ष में जा रहे रॉकेट का रास्ता भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब एक साथ? हाँ, इनके अलावा विश्वसनीयता, स्वचालित रूप से काम करने की क्षमता और तार्किक निर्णय लेने की काबिलियत, इन्हीं वजहों से ये आज हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो ये सारी अद्भुत विशेषताएं, गति, सटीकता, स्टोरेज, सिर्फ कागज पर तो अच्छी नहीं लगती। असल सवाल ये है कि इन शक्तियों ने हमारी दुनिया को बदला कैसे? शिक्षा के क्लासरूम से लेकर युद्ध के मैदान तक इसका असर कहाँ नहीं है? इसका असर हर जगह है और ये हमारी कल्पना से भी ज्यादा गहरा है। शिक्षा में देखिए, अब क्लासरूम सिर्फ ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं है। हाँ, अब तो स्मार्ट क्लास हैं। बिल्कुल, स्मार्ट क्लास में छात्र 3D में सौरमंडल को घूमते हुए देखते हैं और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से घर बैठे पढ़ सकता है। और बैंकिंग बैंकिंग तो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। पूरी तरह। अब हमें लाइन में लगने की जरूरत नहीं, हम अपने फोन से कहीं भी कभी भी पैसे भेज सकते हैं। ये सब कंप्यूटर के सुरक्षित नेटवर्क की वजह से ही मुमकिन है। और चिकित्सा और विज्ञान में तो इसने चमत्कार ही कर दिए हैं। बिल्कुल, चिकित्सा में तो ये जीवन और मृत्यु का अंतर तय कर रहा है। सोचिए, एक सर्जन रोबोटिक आर्म्स का उपयोग करके ऑपरेशन कर रहा है, जहां कंप्यूटर उसके हाथ के मामूली कंपन को भी खत्म कर देता है, जिससे सटीकता कई गुना बढ़ जाती है। कई गुना। या फिर एआई पावर्ड सिस्टम जो लाखों मेडिकल इमेज का विश्लेषण करके डॉक्टर से पहले ही बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पकड़ लेते हैं। कमाल है। विज्ञान और अनुसंधान में तो इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। चाहे मौसम का पूर्वानुमान लगाना हो, जिससे तूफानों से लाखों जानें बचती हैं, या अंतरिक्ष मिशन में रॉकेट को करोड़ों मील दूर मंगल पर उतारना हो। एग्जैक्टली। ये सब सुपर कंप्यूटरों की जटिल गणनाओं से ही संभव है। व्यापार की दुनिया Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों पर चल रही है। मनोरंजन में हम अवतार जैसी फिल्मों के विजुअल इफेक्ट्स देखते हैं जो पूरी तरह कंप्यूटर से बने। और रक्षा में देश की सुरक्षा मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रडार पर टिकी है, जिन्हें बेहद शक्तिशाली कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब कहानी वहां से शुरू होती है जहां कंप्यूटर ने सच में एक आकार लेना शुरू किया। पहली पीढ़ी से ही करते हैं शुरुआत। हाँ, बिल्कुल। पहली पीढ़ी यानी 1942 से 1955 तक। और इसमें जो एक शब्द बार बार आता है वो है वैक्यूम ट्यूब। ये सुनने में किसी पुरानी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये था क्या आखिर? ये बिल्कुल सही जगह है शुरू करने के लिए, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब ही मतलब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का दिल और दिमाग था। अच्छा। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है जैसे एक पुराने जमाने का बिजली का बल्ब। एक बल्ब। हाँ, कांच का ट्यूब जिसके अंदर कुछ तार होते हैं और वो बिजली के बहाव को कंट्रोल करते थे। उनका काम बस एक स्विच जैसा था, या तो ऑन या ऑफ। सिर्फ ऑन ऑफ, मतलब 1 या 0? बिल्कुल, यही तो बाइनरी भाषा की बुनियाद है। लेकिन एक कंप्यूटर तो लाखों गणनाएं करता है, उसके लिए तो ऐसे बहुत सारे ट्यूब्स चाहिए होंगे। हाँ, वही मैं सोच रही थी। बहुत सारे नहीं, हजारों, बल्कि दसियों हजारों। क्या कह रहे हैं? हाँ, ENISC जैसे शुरुआती कंप्यूटर्स में करीब 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे। 18,000? जरा सोचिए, एक बड़े से कमरे में 18,000 बल्ब एक साथ जल रहे हैं। बस यही वजह थी कि ये कंप्यूटर एक पूरे कमरे जितने बड़े होते थे, वजन कई टन होता था। मैं तो बस उस गर्मी के बारे में सोच रही हूँ जो पैदा होती होगी, और बिजली का बिल। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। गर्मी इनकी सबसे बड़ी समस्या थी। वो ट्यूब्स बहुत गर्म होते थे और बार बार फ्यूज हो जाते थे। मतलब भरोसेमंद तो बिल्कुल नहीं थे। बिल्कुल नहीं, और बिजली इतनी खाते थे कि कहते हैं जब ENIC चालू होता था तो पास के शहर की बत्तियां तक धीमी पड़ जाती थी। कमाल है। अच्छा, ये तो हुई प्रोसेसिंग की बात, पर इसमें जानकारी, डेटा, वो कैसे स्टोर होता था? उस समय डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था। समझिए, एक घूमने वाला सिलेंडर जिस पर चुंबकीय तरीके से डेटा लिखा जाता था। आज की स्टोरेज के मुकाबले तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं, बहुत धीमा, बहुत सीमित। और भाषा, वो तो बस 0 और 1 की मशीनी भाषा थी, जिसे लिखना और समझना बहुत ही मुश्किल था। तो अगर पहली पीढ़ी को कुछ शब्दों में समेटना हो तो ये बहुत ही बोझिल शुरुआत थी, है ना? बिल्कुल। वैक्यूम ट्यूब, विशाल आकार, भयंकर गर्मी और चलाने में बेहद मुश्किल।
ये एक शुरुआत थी, पर इसने साफ कर दिया कि एक बेहतर रास्ते की जरूरत है। और वो बेहतर रास्ता आया ट्रांजिस्टर के रूप में। दूसरी पीढ़ी 1956 से 65, इसने ऐसा क्या बदल दिया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार कंप्यूटर के इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ था। उसने वो सब कुछ किया जो वैक्यूम ट्यूब करता था, पर हर मायने में बेहतर था। बेहतर मतलब? आकार में बहुत छोटा, बहुत सस्ता, ज्यादा भरोसेमंद और बिजली तो न के बराबर इस्तेमाल करता था। कितना छोटा? तुलना करें तो जहां एक वैक्यूम ट्यूब आपकी उंगली के बराबर था, वहीं सैकड़ों ट्रांजिस्टर एक नाखून जितनी जगह में आ सकते थे। सैकड़ों एक नाखून में? इसका तो सीधा मतलब है कि कंप्यूटर का आकार अचानक से बहुत छोटा हो गया होगा। बिल्कुल। अब कंप्यूटर कमरे जितने बड़े नहीं, बल्कि एक बड़ी अलमारी जितनी हो गए। वो तेज हो गए, कम बिजली खाने लगे और सबसे बड़ी बात, ज्यादा भरोसेमंद हो गए। अच्छा, तो क्या अब ये आम लोगों तक पहुंचने लगे थे? और प्रोग्रामिंग, क्या वो अभी भी 0 और 1 में ही होती थी? आम लोगों तक तो नहीं, लेकिन हाँ, कंप्यूटर अब लैब से निकलकर बड़े दफ्तरों में पहुंचने लगे थे। और भाषा में भी बड़ा सुधार हुआ। कैसा सुधार? अब असेंबली भाषा का इस्तेमाल होने लगा और फिर कोबोल और फोर्ट्रैन जैसी उच्चस्तरीय भाषाएं आईं। ये थोड़ी इंसानी भाषा के करीब थी। मतलब प्रोग्रामिंग थोड़ी आसान हो गई? हाँ, थोड़ी आसान हुई। और स्टोरेज के लिए भी मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक टेप और डिस्क आ गए। तो दूसरी पीढ़ी का सार हुआ व्यावहारिकता। कंप्यूटर पहली बार बिजनेस के लिए एक उपयोगी औजार बना। एकदम सही। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर को छोटा, तेज और भरोसेमंद बनाया। लेकिन अब एक नई समस्या थी। इन हजारों ट्रांजिस्टर को हाथ से सर्किट बोर्ड पर जोड़ना पड़ता था। अच्छा, तो अब पुर्जों की नहीं बल्कि उन्हें जोड़ने की समस्या हो गई थी। और तीसरी पीढ़ी में इसी का हल निकला। वो जादुई शब्द आईसी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी मतलब अगर ट्रांजिस्टर एक सुधार था तो आईसी एक जादू जैसा था। जादू? हाँ। एक आईसी, जिसे हम चिप कहते हैं, एक छोटी सी सिलिकॉन की पट्टी होती है जिस पर हजारों ट्रांजिस्टर और दूसरे पुर्जे एक साथ प्रिंट कर दिए जाते हैं। मतलब जो काम पहले हजारों अलग पुर्जों को जोड़कर होता था, वो अब एक चिप करने लगी। बिल्कुल। और इसका नतीजा, कंप्यूटर और भी छोटे, तेज और सस्ते हो गए। इतने छोटे कि वो पहली बार पोर्टेबल हुए। और इसी पीढ़ी में कीबोर्ड और मॉनिटर भी आ गए। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। अब आपको डेटा डालने के लिए कार्ड्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। आप कीबोर्ड से टाइप करते थे और मॉनिटर पर तुरंत नतीजा देखते थे। इसने तो कंप्यूटर इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल दिया होगा। पूरा तरीका ही बदल गया। पहली बार इंसान और मशीन के बीच एक बातचीत शुरू हुई। यहीं से यूजर एक्सपीरियंस की बुनियाद पड़ी। और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हुआ, जिससे कंप्यूटर एक साथ कई काम कर सकता था। हाँ, जिसे टाइम शेयरिंग कहता है। गति इतनी बढ़ गई कि उसे नैनो सेकंड्स में मापा जाने लगा। लेकिन एक मिनट, ये भी लिखा है कि एयर कंडीशनिंग की जरूरत अब भी थी। ऐसा क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक छोटी सी चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर होने की वजह से आईसी चिप्स बहुत गर्मी पैदा करती थीं। उन्हें ठंडा रखना बहुत जरूरी था, वरना वो खराब हो जाती। अच्छा, तो ये घनत्व की गर्मी थी। तो तीसरी पीढ़ी का मतलब आईसी, कीबोर्ड, मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल। इन तीनों ने मिलकर कंप्यूटर को एक पर्सनल टूल बनाने की नींव रखी, पर ये अभी भी आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर थे। तो यहीं से चौथी पीढ़ी की कहानी शुरू होती है। कंप्यूटर को हर किसी के डेस्क तक कैसे पहुंचाया जाए। यहाँ दो नए शब्द आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और वीएलएसआई। वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब अब एक चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर समा सकते थे। लाखों? हाँ, और जब वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर का पूरा दिमाग यानी सीपीयू एक ही चिप पर बना दिया, तो उसे कहा गया माइक्रो प्रोसेसर। और यही वो खोज थी जिसने पर्सनल कंप्यूटर को मुमकिन बनाया। बिल्कुल। अब एक पूरा कंप्यूटर एक डेस्क पर रखा जा सकता था। और इसी दौर में जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आया। यानी अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि चित्र और आइकन्स दिखने लगे। एकदम सही। जीयूआई ने कंप्यूटर को आम इंसान के लिए बहुत आसान बना दिया। अब कमांड टाइप करने की जगह माउस से क्लिक करके काम हो सकता था। मुझे याद है वो पल जब मैंने पहली बार माउस चलाकर एक आइकॉन पे क्लिक किया था। वो किसी जादू जैसा था। लगा कि अब ये सिर्फ इंजीनियरों की चीज नहीं रही। आपने उस एहसास को बिल्कुल सही बयां किया है। वही वो पल था।
स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क आ गई, सी और C++ जैसी भाषाएं आईं और कंप्यूटर इतने सस्ते हो गए कि वो घरों और ऑफिसों में पहुंचने लगे। तो हम कह सकते हैं कि चौथी पीढ़ी ने कंप्यूटर को हमारा बनाया। ये एक तरह की लोकतांत्रिक क्रांति थी। बिल्कुल। चौथी पीढ़ी का सार है माइक्रो प्रोसेसर, पर्सनल कंप्यूटर का जन्म और GUI का आगमन। और अब हम आते हैं आज के दौर में, पांचवी पीढ़ी पर। यहाँ तो टेक्नोलॉजी के नाम ही भविष्य जैसे लगते हैं। ULSI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैरेलल प्रोसेसिंग, ये सिर्फ गति बढ़ाने से कुछ ज्यादा है ना? हाँ, पांचवी पीढ़ी का लक्ष्य सिर्फ कंप्यूटर को तेज बनाना नहीं, बल्कि उसे बुद्धिमान बनाना है। बुद्धिमान? पहले ULSI को समझिए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब एक चिप पर लाखों नहीं, करोड़ों और अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं। आपकी घड़ी में उस कंप्यूटर से ज्यादा ताकत है जो चांद पर गया था। ये सोचना भी मुश्किल है। और इस ताकत का इस्तेमाल हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में। सही। AI यानी ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें। लेकिन इसके लिए एक अकेला प्रोसेसर काफी नहीं है। यही पैरेलल प्रोसेसिंग काम आती है। इसे आसान भाषा में समझाइए। समझिए कि एक प्रोसेसर एक जीनियस शेफ है जो अकेले सब कुछ बना रहा है। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपके पास कई शेफ हैं जो सब अपना अपना काम एक साथ कर रहे हैं। नतीजा, काम अविश्वसनीय रूप से जल्दी होता है। अच्छा, और इसके उदाहरण तो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सेल्फ ड्राइविंग कारें, स्पीच रिकॉग्निशन। जब हम अपने फोन से बात करते हैं, हम AI का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। पांचवी पीढ़ी सिर्फ हार्डवेयर की नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर और इंटेलिजेंस की है। इंटरनेट, मल्टीमीडिया, क्लाउड स्टोरेज, ये सब इसी पीढ़ी की देन है। और कंप्यूटर अब सिर्फ डेस्क पर रखा डिब्बा नहीं है, वो हमारे फोन में है, हमारी घड़ी में, हमारी कार में, हर जगह। हर जगह। अक्सर इस तरह कि हमें पता भी नहीं चलता। संक्षेप में, पांचवी पीढ़ी मतलब AI, इंटरनेट और कंप्यूटर का हमारी जिंदगी के हर पहलू में शामिल हो जाना। तो एक कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से लेकर हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन तक, ये सफर वाकई कमाल का रहा है। हर पीढ़ी ने पिछली से बेहतर काम किया। छोटा, तेज, ज्यादा शक्तिशाली। ये दिखाता है कि कैसे एक बुनियादी आइडिया, मतलब जानकारी को प्रोसेस करना, समय के साथ कितना बदल सकता है। वैक्यूम ट्यूब से लेके AI तक हर कदम हमें आज की डिजिटल दुनिया के करीब लाया है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। पांचवी पीढ़ी AI पर आधारित है, जो अभी भी विकसित हो रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब छठी पीढ़ी आएगी तो वो क्या होगी? अच्छा सवाल है। क्या वो क्वांटम कंप्यूटिंग होगी, या फिर बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग जिसमें DNA का इस्तेमाल होगा, या फिर कुछ ऐसा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? अब देखते हैं कि उन्हें और किन तरीकों से बांटा जा सकता है। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे मुख्य रूप से दो आधार बताते हैं। एक तो है उनका आकार और शक्ति, और दूसरा है उनके काम करने का तरीका, मतलब उनका अनुप्रयोग। सही है। तो चलिए सबसे पहले आकार के हिसाब से इन्हें समझते हैं। और हम सबसे छोटे वाले से नहीं, बल्कि सबसे बड़े और कह सकते हैं रहस्यमयी कंप्यूटर से शुरू करते हैं। मेरा मतलब है सुपर कंप्यूटर। हाँ। नाम सुनते ही दिमाग में किसी बहुत बड़ी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन आता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये हर मामले में सुपर हैं। बिल्कुल। आकार में सबसे बड़े, रफ्तार में सबसे तेज, और इनकी स्टोरेज क्षमता भी जाहिर है सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल। और इनकी शक्ति का जो असली पैमाना है वो इनकी रफ्तार से भी ज्यादा इनकी डेटा चौड़ाई या वर्ड लेंथ से पता चलता है, जो स्रोत के मुताबिक 64 बिट होती है। 64 बिट। हाँ, अब ये 64 बिट सुनने में थोड़ा तकनीकी लग सकता है। हाँ, इसे थोड़ा आसान करते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि ये एक बार में ज्यादा जानकारी संभाल सकता है, जैसे एक चौड़ी सड़क पर एक साथ ज्यादा गाड़ियां चल सकती हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक बहुत चौड़ा पाइप है जिसमें से एक बार में बहुत सारा पानी निकल सकता है। अच्छा। वैसे ही एक 64 बिट कंप्यूटर एक ही बार में डेटा के बहुत बड़े हिस्से को प्रोसेस कर सकता है। यही चीज इसे अविश्वसनीय रूप से तेज बनाती है, खासकर जब गणनाएं बहुत जटिल हों। अच्छा, तो ये डेटा के लिए एक सुपर हाईवे जैसा है। इतिहास में इसका पहला मील का पत्थर कब रखा गया? स्रोत बताते हैं कि 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी ने दुनिया का पहला सफल सुपर कंप्यूटर बनाया था। 1976 में? हाँ, और उसका नाम था CRA-1।
ये उस समय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन भारत के लिए जो कहानी है वो ज्यादा दिलचस्प है। हमें अपना पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में मिला, 1991 में। पैरम 8000। और जहां तक मुझे याद है, परम सिर्फ एक मशीन नहीं थी, इसके पीछे एक पूरी कहानी थी, है ना? ये भारत के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम था। बहुत बड़ा कदम। असल में ये एक जरूरत से पैदा हुई उपलब्धि थी। अच्छा। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि 1980s के दशक में अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। ओह। उन्हें डर था कि इसका इस्तेमाल भारत अपने परमाणु या मिसाइल कार्यक्रमों में कर सकता है। उस इनकार के जवाब में भारत ने सी-डाक की स्थापना की और दुनिया को दिखाया कि हम अपनी तकनीक खुद बना सकते हैं। तो पैरम 8000 सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और वैज्ञानिक बयान था। आत्मनिर्भरता का एक शक्तिशाली प्रतीक। बिल्कुल। वाकई तकनीक तो हर दिन बदल रही है, तो क्या आज के सुपर कंप्यूटर्स जैसे स्रोत में बताए गए ऐरावत एआई और परम सिद्धि एआई ये सिर्फ पुराने वालों से ज्यादा तेज है, या वो मतलब अलग तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाए जा रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब परम शायद मौसम का मॉडल चला सकता था, लेकिन क्या वो चैट जीपीटी जैसा एआई मॉडल चलाने के लिए बना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के सुपर कंप्यूटर सिर्फ तेज नहीं है, उनकी बनावट ही अलग है। अच्छा। परम जैसे पुराने सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से गणना आधारित कामों, मतलब कंप्यूटेशन इंटेंसिव टास्क्स के लिए बने थे, जैसे भौतिकी के सिमुलेशन या मौसम का पूर्वानुमान। लेकिन ऐरावत एआई और परम सिद्धि एआई जैसे आज के सुपर कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए विशेष रूप से ऑप्टिमाइज किए गए हैं। ओह, तो ये एआई के लिए ही बने हैं। इनमें हजारों विशेष प्रोसेसर होते हैं जो एक साथ काम करके एआई मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। तो हाँ, ये एक नई पीढ़ी है जो नई तरह की समस्याओं को हल कर रही है। ठीक है, पर ये सब बड़ी बड़ी बातें आम इंसान की जिंदगी को कैसे छूती हैं? ये तो किसी बड़ी लैब में रखे रहते होंगे, इनका असर हम तक कैसे पहुंचता है? देखिए, ये पर्दे के पीछे के हीरो हैं जिनका असर हम रोज महसूस करते हैं। जैसे जब आप अपने फोन पर अगले 3 दिन के मौसम का सटीक हाल देखते हैं, तो याद रखिए उसके पीछे एक सुपर कंप्यूटर है। अच्छा। वो हवा की गति, तापमान, समुद्र का दबाव जैसे अरबों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करके बताता है कि बारिश होगी या नहीं। नई दवाइयां खोजने, जीनोम सीक्वेंसिंग करने या फिर एक सुरक्षित कार डिजाइन करने के लिए जो क्रैश टेस्ट सिमुलेशन होते हैं, वो सब इन्हीं पर चलते हैं। क्या बात है। तो अगली बार जब आप मौसम का हाल देखें तो याद रखिएगा कि उसके पीछे एक सुपर कंप्यूटर की ताकत है। तो सुपर कंप्यूटर ब्रह्मांड के रहस्यों सुलझाने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने जैसे बड़े वैज्ञानिक कामों के लिए हैं। लेकिन अगर समस्या वैज्ञानिक न होकर व्यावसायिक हो, मान लीजिए किसी बैंक को एक ही समय में लाखों ग्राहकों के लेन देन को संभालना है, वो भी बिना 1 सेकंड की देरी या 1 पैसे की गलती के, क्या उसके लिए भी सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है? नहीं, उसके लिए एक अलग तरह के महारथी की जरूरत होती है। यहीं पर मेन फ्रेम कंप्यूटर आते हैं। मेन फ्रेम। हाँ, ये सुपर कंप्यूटर से रफ्तार में शायद कम हो, लेकिन विश्वसनीयता और एक साथ हजारों काम संभालने की क्षमता में इनका कोई जवाब नहीं। अच्छा। आकार, गति, स्टोरेज और कीमत, हर मामले में ये सुपर कंप्यूटर से कम, लेकिन मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से बहुत ज्यादा होते हैं। स्रोतों में इनका एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया गया है, बिग आयरन। बिग आयरन। ये नाम क्यों? शायद इसलिए क्योंकि ये बड़े, मजबूत और दशकों तक बिना रुके, बिना थके काम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये भरोसे के प्रतीक हैं। बिग आयरन। इनका काम है बहुत बड़ी मात्रा में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को संभालना, यानी एक ही समय पर हजारों यूजर से डेटा लेना और उन्हें वापस भेजना। लेकिन आजकल तो सब कुछ क्लाउड पर जा रहा है। अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के इतने बड़े बड़े सर्वर फार्म्स हैं, तो क्या बिग आयरन का जमाना अब खत्म नहीं हो रहा? क्या इन मेन फ्रेम की जगह अब क्लाउड ने नहीं ले ली है? ये एक बहुत आम धारणा है और वाजिब भी है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। अच्छा। दुनिया के लगभग सभी बड़े बैंक्स, बीमा कंपनियां और एयरलाइंस आज भी अपने सबसे जरूरी कामों, मतलब कोर ऑपरेशंस के लिए मेन फ्रेम पर ही भरोसा करते हैं। आज भी? हाँ, आज भी जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, तो 99% संभावना है कि वो ट्रांजैक्शन एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से होकर गुजर रहा है। ओह। क्लाउड बहुत बढ़िया है, लेकिन जब बात अरबों डॉलर के लेन देन की सुरक्षा और विश्वसनीयता की हो, तो आज भी बिग आयरन का कोई मुकाबला नहीं। वाह, ये जानना तो बहुत दिलचस्प है। तो सुपर कंप्यूटर विज्ञान के लिए और मेन फ्रेम व्यापार के लिए। बिल्कुल।
अब इस परिवार में इनसे छोटे सदस्य भी हैं, मिनी कंप्यूटर। नाम से तो लगता है ये बहुत छोटे होंगे। हाँ, नाम थोड़ा धोखा दे सकता है। ये आज के हिसाब से मिनी नहीं है, लेकिन उस जमाने में जब कंप्यूटर पूरे कमरे के बराबर होते थे, तब एक फ्रिज के आकार का कंप्यूटर मिनी ही कहलाता था। हाँ सही है। ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। इन्हें आप एक मध्यम आकार की कंपनी के सर्वर के तौर पर सोच सकते हैं। स्रोत के मुताबिक पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 था। स्रोत में एक तकनीकी बात बताई गई है कि मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में एकल बस संरचना होती है। हाँ, सिंगल बस स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है? क्या ये फिर से वो डेटा हाईवे वाली बात है? बिल्कुल, और यहीं पर पर्सनल कंप्यूटर क्रांति का राज छिपा है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि सुपर कंप्यूटर्स या मेन फ्रेम में डेटा के आने जाने के लिए कई सारे चौड़े चौड़े एक्सप्रेसवे होते हैं ताकि ट्रैफिक कभी न रुके। ठीक है। लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर के डिजाइनरों ने एक जीनियस समझौता किया। कैसा समझौता? उन्होंने कहा, हमें 10 लेन का एक्सप्रेसवे नहीं चाहिए, हम एक ही लेन की सड़क मतलब सिंगल बस बनाएंगे जिस पर सारा ट्रैफिक आएगा भी और जाएगा भी। ओह। हाँ, कभी कभी थोड़ा ट्रैफिक जैम होगा, कंप्यूटर थोड़ा धीमा होगा, लेकिन इससे लागत इतनी कम हो जाएगी कि हर कोई एक कार यानी कंप्यूटर खरीद सकेगा। क्या बात है। इसी एकल बस संरचना की वजह से कंप्यूटर सस्ते और छोटे हुए, भले ही वो मेन फ्रेम जितने तेज ना हो। ये वो डिजाइन थी जिसने कंप्यूटर को हर घर तक पहुंचाया। वाह। तो ये एक समझौता था जिसने तकनीक को लोकतांत्रिक बना दिया। और इसी समझौते से जन्म हुआ उस कंप्यूटर का जिसे हम सब जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। हाँ, माइक्रो कंप्यूटर। एकदम सही। ये आकार में सबसे छोटे और गति और स्टोरेज में बाकी तीनों की तुलना में सबसे कम क्षमता वाले होते हैं। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहते हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि इनका पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर समा गया, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अच्छा। यही वो आविष्कार था जिसने हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप और आज के स्मार्टफोन को संभव बनाया। स्रोतों में पामटॉप और नोटबुक का भी जिक्र है। पामटॉप को पॉकेट कंप्यूटर भी कहा जाता था। ये तो आज के स्मार्टफोन के पूर्वज लगते हैं। बिल्कुल, आप उन्हें वही कह सकते हैं। और एक रोचक तथ्य ये भी है कि दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर, उसका प्रोटोटाइप 1981 में जापान में घोषित किया गया था। 1981 में? हाँ, एप्सन HX20। आज हम जितना पतले और हल्के लैपटॉप देखते हैं, उनकी शुरुआत वहीं से हुई थी। ठीक है, तो आकार के हिसाब से तस्वीर अब काफी साफ हो गई है। सबसे ऊपर है सुपर कंप्यूटर, जो विज्ञान की बड़ी पहेलियां सुलझाते हैं। फिर है मेन फ्रेम या बिग आयरन, जो व्यापार और बैंकिंग की दुनिया के भरोसेमंद सिपाही हैं। सही है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर और आखिर में हम सबके साथी माइक्रो कंप्यूटर, जिनकी सादगी और कम लागत ने दुनिया बदल दी। बिल्कुल। अब वर्गीकरण का दूसरा आधार देखते हैं, यानी कंप्यूटर किस तरह का काम करते हैं। हाँ। इसमें 3 प्रकार बताए गए हैं: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं। ये नाम थोड़ा अनजाना सा लगता है क्योंकि हम तो डिजिटल दुनिया में रहते हैं। हाँ, और ये दोनों बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को मापते हैं जो लगातार बदलती रहती हैं। जैसे तापमान, दबाव, गति, लंबाई या बिजली का करंट। ये सीधे सिग्नल पर काम करते हैं और डेटा को अंकों में स्टोर नहीं करते। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण जिससे इसे समझना एकदम आसान हो जाए? सबसे अच्छा उदाहरण है पुरानी गाड़ियों का स्पीडोमीटर, जिसमें एक सुई होती थी। हाँ, याद है। जैसे जैसे आप एक्सेलरेटर दबाते हैं, गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है और वो सुई 40 से 50, 50 से 60 पर लगातार बिना रुके स्मूथली ऊपर जाती है। अच्छा। वो 40, 41, 42 जैसे अलग अलग नंबरों पर कूद नहीं रही, वो सीधे गति को माप रही है। भूकंप को मापने वाला सिस्मोग्राफ भी एक एनालॉग डिवाइस है। हाँ। जो जमीन की लगातार बदलती हुई कंपन को एक लहर के रूप में कागज पर बनाता है। अच्छा, तो जो चीजें लगातार बदलती हैं उनको मापने वाला एनालॉग। तो फिर डिजिटल कंप्यूटर जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है? जैसा कि नाम से पता चलता है, ये डिजिट्स यानी अंकों की दुनिया में काम करते हैं। ठीक है। ये हर तरह की सूचना को, चाहे वो आपकी आवाज हो, कोई तस्वीर हो या ये पॉडकास्ट हो, उसे 2 अंकों 0 और 1 की भाषा में बदल देते हैं। बाइनरी? हाँ, बाइनरी या मशीनी भाषा कहते हैं। फिर उस पर ये सारी गणनाएं और प्रोसेसिंग करते हैं। हमारे लैपटॉप, स्मार्टफोन, डिजिटल घड़ी, ये सब डिजिटल कंप्यूटर हैं। तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज पर काम करते हैं। एकदम सही। ये सटीक अलग अलग मानों पर काम करते हैं, लगातार बदलते हुए मानों पर नहीं। मतलब
एनालॉग मापता है और डिजिटल गणना करता है। बिल्कुल। अब तीसरा प्रकार है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो क्या इसका मतलब है कि इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं? ये दोनों दुनियाओं के सर्वश्रेष्ठ को एक साथ लाता है? एकदम सही कहा आपने। हाइब्रिड कंप्यूटर असल दुनिया से एनालॉग तरीके से जानकारी लेते हैं, यानी भौतिक मात्राओं को मापते हैं और फिर उसे डिजिटल रूप में बदलकर उस पर गणना या प्रोसेसिंग करते हैं। ये थोड़ा जटिल लग रहा है। क्या इसका भी कोई सरल उदाहरण है जो हम अपनी जिंदगी में रोज देखते हो? बहुत ही आम उदाहरण है पेट्रोल पंप की मशीन। पेट्रोल पंप कैसे? जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो मशीन सबसे पहले पाइप से बहते हुए पेट्रोल के बहाव मतलब फ्लो को मापती है। ये बहाव एक भौतिक मात्रा है और इसे लगातार मापना एक एनालॉग काम है। अच्छा। फिर मशीन तुरंत उस बहाव को लीटर और रुपए के डिजिटल अंकों में बदलकर आपको स्क्रीन पर दिखाती है। ये डिजिटल काम है। ओह, तो देखिए, एक ही मशीन ने मापा भी और गणना भी की। वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। तो इसका मतलब है कि जब मैं पेट्रोल पंप पर 0 देखती हूँ तो मैं असल में एक हाइब्रिड कंप्यूटर के डिजिटल हिस्से को देख रही हूँ, हाँ, जबकि पाइप के अंदर उसका एनालॉग हिस्सा पेट्रोल के बहाव को माप रहा है। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। बिल्कुल। इसी तरह अस्पतालों में मरीज की धड़कन और ब्लड प्रेशर मापने वाली ईसीजी मशीनें भी हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। वो पहले दिल की धड़कन के एनालॉग सिग्नल को मापती हैं और फिर उसे डिजिटल नंबरों और ग्राफ के रूप में स्क्रीन पर दिखाती हैं। हवाई जहाजों को ट्रैक करने वाला रडार भी एक बेहतरीन उदाहरण है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे कंप्यूटरों को अलग-अलग खांचों में बांटा जा सकता है। अगर हम अपने लैपटॉप को देखें तो अब हम कह सकते हैं कि ये आकार के हिसाब से एक माइक्रो कंप्यूटर है सही है। और काम करने के तरीके के हिसाब से एक डिजिटल कंप्यूटर है। वर्गीकरण से चीजें कितनी स्पष्ट हो जाती हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है जो स्रोतों से निकल कर आती है कि जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है ये सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं। कैसे? आज एक स्मार्टफोन को ही लीजिए। आकार के हिसाब से वो एक माइक्रो कंप्यूटर है और मुख्य रूप से एक डिजिटल डिवाइस है। हाँ, लेकिन उसके अंदर एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप जैसे सेंसर होते हैं जो आपकी गति, आपके फोन के झुकाव और दिशा जैसी भौतिक मात्राओं यानी एनालॉग डेटा को लगातार मापते रहते हैं। और फिर वो उस एनालॉग डेटा को डिजिटल में बदलकर मैप्स या गेमिंग एप्स को दे देता है ताकि स्क्रीन पर कार सीधी चले या नक्शे पर हमारी लोकेशन सही दिखे। एकदम सही। लेकिन अब उस हिस्से की बात करते हैं जो असली जादू करता है, कंप्यूटर का दिमाग यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। एकदम सही। सीपीयू के बिना कंप्यूटर बस एक डिब्बा है। यही वो जगह है जहां सारा डेटा प्रोसेस होता है, जहां उसे काम की जानकारी में बदला जाता है। तो सीपीयू को ही हम आम भाषा में प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, या इनमें कोई फर्क है? देखिए, मोटे तौर पर ये एक ही चीज है। जब हम सीपीयू को एक बहुत ही छोटी, मतलब एक नाखून जितनी छोटी सिलिकॉन चिप पर बना देते हैं, अच्छा, तो उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। आजकल हमारे फोन में, लैपटॉप में, सब जगह माइक्रो प्रोसेसर ही लगा होता है। और आप कह रही हैं कि ये एक छोटी सी चिप है? इस पर होता क्या है? इस पर लाखों करोड़ों छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। यही सारे काम का आधार है। लाखों करोड़ों? ये संख्या तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहला माइक्रो प्रोसेसर कैसा था? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। पहला जो कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था वो 1971 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था। इंटेल 4004। इंटेल 4004। जी, और आपको सुनकर हैरानी होगी कि उसमें सिर्फ 2300 ट्रांजिस्टर थे। बस 2300? आज के मुकाबले तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, आज तो अरबों में होते हैं। और यहीं से एक क्रांति शुरू हुई। एक अवलोकन था जिसे मूर का नियम कहते हैं कि हर 2 साल में चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी। और ये होता रहा? हाँ, पिछले 50 सालों से ज्यादातर ये सच साबित हुआ है। आज की पूरी डिजिटल दुनिया, स्मार्टफोन से लेकर एआई तक, सब इसी की देन है। ये तो कमाल है। हमारे स्रोतों में भारत के एक प्रोसेसर का भी जिक्र है, शक्ति। जी हाँ, शक्ति। ये भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर था। इसे आईआईटी मद्रास ने डिजाइन किया था। अच्छा, आईआईटी मद्रास ने? हाँ, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम था आत्मनिर्भरता की तरफ। आज तो खैर इंटेल, पेंटियम, कोर i3, i5 जैसे बड़े नाम हैं बाजार में, पर शक्ति ने हमारे लिए एक रास्ता जरूर खोला। और इन सब प्रोसेसर्स की इनकी स्पीड कैसे नापते हैं? इनकी स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है। आजकल तो गीगाहर्ट्ज मतलब जीगाहर्ट्ज। इसका क्या मतलब होता है, गीगाहर्ट्ज? इसका सीधा सा मतलब है कि प्रोसेसर 1 सेकंड में कितने काम कर सकता है।
जैसे 3 गीगाहर्ट्ज का मतलब हुआ 1 सेकंड में 3 अरब साइकिल्स। बहुत तेज। 3 अरब? और एक मजेदार बात यह भी है कि हॉटमेल बनाने वाले सबीर भाटिया का नाम भी पेंटियम चिप से जुड़ा है। जी, हमारे स्रोतों में इसका जिक्र है। वो इंटेल में उसके शुरुआती विकास से जुड़े हुए थे। और ये चिप्स ये बनती किस चीज से हैं? सिलिकॉन है ना? हाँ, मुख्य तौर पर सिलिकॉन से। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। अर्धचालक। मतलब ना तो वो तांबे की तरह पूरी तरह बिजली को जाने देता है और ना ही प्लास्टिक की तरह पूरी तरह रोकता है। उसके इसी गुण को कंट्रोल करके हम वो लाखों करोड़ों ऑन ऑफ स्विच यानी ट्रांजिस्टर बना पाते हैं। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है, जिसे छोटी चिप पर बनाने पर माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। पहला इंटेल 404 था, भारत का पहला शक्ति था, और इनकी स्पीड हर्ट्ज में नापी जाती है। बिल्कुल सही। ठीक है, अब इस दिमाग के अंदर चलते हैं। इसके अंदर क्या क्या विभाग होते हैं? हाँ, सीपीयू के अंदर भी अपनी एक टीम काम करती है। सबसे पहला और सबसे मेहनती सदस्य है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, नाम से तो लग रहा है कि ये गणित का काम करता होगा। एकदम सही पकड़ा। ये सीपीयू का कैलकुलेटर है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी गणनाएं होती हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग। अच्छा, सारे कैलकुलेशंस। और सिर्फ कैलकुलेशंस ही नहीं, तार्किक काम भी, जैसे ये जांचना कि क्या एक संख्या दूसरी से बड़ी है या क्या दो नाम एक जैसे हैं। ये सब काम ALU ही करता है। ठीक है, तो सारा हिसाब किताब ALU के पास है, लेकिन जब वो हिसाब कर रहा होता है तो जो जरूरी आंकड़े हैं उन्हें कहाँ रखता है? बहुत अच्छा सवाल। उसके लिए ALU के पास अपनी एक छोटी सी सुपर फास्ट डायरी होती है। इसे कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर। जी, ये कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। बहुत छोटी होती है पर बहुत तेज। जब ALU किसी डेटा पर तुरंत काम कर रहा होता है तो उसे इन्हीं रजिस्टर्स में रखता है। एक तरह से रफ कॉपी की तरह। बिल्कुल, एकदम सही उदाहरण है। इससे उसे बार बार मुख्य मेमोरी यानी रैम तक नहीं भागना पड़ता और काम बहुत तेजी से होता है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। हाँ, अगर ये रजिस्टर इतने ही तेज हैं तो हम पूरा कंप्यूटर इनसे क्यों नहीं बना देते? रैम की जरूरत ही क्या है? बेहतरीन सवाल। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, ये बहुत बहुत महंगे होते हैं। अगर हम GB में रजिस्टर्स लगा दें तो कंप्यूटर की कीमत आसमान छू जाएगी। अच्छा, कीमत? और दूसरा, ये अस्थायी होते हैं। जैसे ही बिजली बंद होती है, इनमें रखा सारा डेटा खत्म। उड़ जाता है। इसलिए स्पीड, लागत और डेटा को सहेज कर रखने के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। समझ गया। तो ALU हिसाब लगा रहा है, रजिस्टर उसकी मदद कर रहा है, लेकिन इन दोनों को कौन बताता है कि करना क्या है? कोई मैनेजर भी तो होगा। बिल्कुल, उस मैनेजर का नाम है कंट्रोल यूनिट या CU। कंट्रोल यूनिट। जी, इसे आप एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझिए। अच्छा। वो जैसे सबको इशारे करता है कि अब तुम्हारी बारी, अब तुम ये करो, वैसे ही कंट्रोल यूनिट मेमोरी से निर्देश पढ़ता है और फिर ALU, रजिस्टर्स और बाकी सब हिस्सों को बताता है कि अब क्या करना है, कौन सा डेटा कहाँ भेजना है। तो ये पूरे ऑपरेशन का डायरेक्टर है। हाँ, ये पूरे काम का संचालन करता है, उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये सब हिस्से आपस में बात कैसे करते हैं? डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है? कोई सड़कें बनी है अंदर? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। कंप्यूटर के अंदर डिजिटल हाईवे होते हैं जिन्हें हम बस कहते हैं। बस? हाँ, BUS, बस। ये बहुत सारे पतले तारों का एक समूह है जो डेटा, निर्देश और कंट्रोल सिग्नल को कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाता है। तो ये कंप्यूटर के अंदर की सड़कें हैं? एक तरह से, हाँ। और ये पूरी मशीनरी, ये ALU, रजिस्टर, CU, ये सब रखे कहाँ होते हैं? ये सभी जरूरी हिस्से एक बड़े से सर्किट बोर्ड पर लगे होते हैं। आपने देखा होगा, हरे या नीले रंग का होता है, उसे मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड? हाँ, सुना है। वही वो नींव है जिस पर पूरा कंप्यूटर खड़ा होता है। प्रोसेसर लगाने की जगह, रैम लगाने की जगह, सब कुछ उसी पर होता है। मैंने मदरबोर्ड पे एक छोटा सा सिक्के जैसा सेल भी देखा है। हमारे स्रोतों में उसे CMOS बैटरी कहा गया है। उसकी क्या जरूरत है? कंप्यूटर तो बिजली से चलता है। ये छोटा सा सेल बहुत जरूरी है। सोचिए, जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो भी उसकी घड़ी चलती रहती है ना? हाँ, तारीख और समय हमेशा सही रहता है। वो इसी CMOS बैटरी की वजह से होता है। ये मदरबोर्ड की एक छोटी सी मेमोरी चिप को लगातार थोड़ी सी पावर देती रहती है ताकि सिस्टम की जो बेसिक सेटिंग्स हैं, जैसे समय, तारीख, हार्डवेयर की जानकारी, वो सेव रहें। अच्छा, तो ये बस सेटिंग्स को याद रखने के लिए? जी। ठीक है, तो एक और छोटा सा संक्षेप लेते हैं। CPU के मुख्य हिस्से हैं
ALU जो कैलकुलेटर है, रजिस्टर जो सबसे तेज रफ कॉपी है, और कंट्रोल यूनिट जो सबका मैनेजर है। और ये सब मदरबोर्ड पर लगे होते हैं और बस के जरिए आपस में बात करते हैं। एकदम परफेक्ट। ये तो हुई एक सामान्य कंप्यूटर की बात, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। उनकी स्पीड भी हर्ट्ज में नापते हैं क्या? नहीं, उनका पैमाना बिल्कुल अलग है। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ये तो और मुश्किल लग रहा है। आसान भाषा में समझिए, जब वैज्ञानिक मौसम का अनुमान लगाते हैं या ब्रह्मांड का मॉडल बनाते हैं तो उन्हें बहुत लंबी दशमलव वाली संख्याओं से काम करना पड़ता है। अच्छा, जैसे पाई की वैल्यू 3.14159। बिल्कुल, ऐसी संख्याओं को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। तो फ्लॉप्स ये मापता है कि एक सेकंड में ऐसी कितनी खरबों जटिल गणनाएं की जा सकती हैं। भारत का जो परम सुपर कंप्यूटर जिसे CDAC पुणे ने बनाया है, उसकी शक्ति भी फ्लॉप्स में ही मापी जाती है। समझ गया। तो ये वैज्ञानिक कामों के लिए एक अलग ही पैमाना है। अब एक और शब्द पर आते हैं, डेटा प्रोसेसिंग। डेटा, सूचना, ज्ञान, इसमें क्या क्रम है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्रम है। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है कच्चे बिखरे हुए तथ्यों को किसी उपयोगी चीज में बदलना। ठीक है। तो सबसे पहले होता है डेटा। ये बस कच्चे आंकड़े हैं, जैसे किसी छात्र के नंबर 75, 80, 65। ये अपने आप में ज्यादा कुछ नहीं बताते, बस नंबर है। हाँ। फिर आती है इंफॉर्मेशन या सूचना। जब हम इन नंबरों को प्रोसेस करते हैं, जैसे उनका औसत निकालते हैं 73.3%, अब ये एक व्यवस्थित जानकारी है। और ज्ञान? ज्ञान या नॉलेज तब आता है जब हम उस जानकारी का इस्तेमाल करके कोई फैसला लेते हैं या कोई समझ बनाते हैं। जैसे 73.3% के आधार पर यह तय करना कि छात्र को अगली कक्षा में जाना चाहिए या उसे और मेहनत की जरूरत है। तो डेटा से सूचना और सूचना से ज्ञान। बहुत बढ़िया। हमारे स्रोतों में कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं, जैसे IBM का नाम हमेशा से IBM नहीं था। जी हाँ, 1924 से पहले उसे एक बहुत लंबा सा नाम दिया गया था, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। ये तो काफी लंबा है। हाँ, और व्यापार के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर यूनिवैक था। इसने कंप्यूटर को सिर्फ वैज्ञानिकों की चीज से निकालकर बिजनेस की दुनिया में ला दिया। और एक नेपाल से जुड़ा तथ्य भी काफी दिलचस्प है। जी, नेपाल ने अपनी 2028 विक्रम संवत की जनगणना के लिए दूसरी पीढ़ी का IBM 1401 कंप्यूटर लीज पर लिया था। उस जमाने में यह बहुत बड़ी बात थी। वाकई। अब भविष्य की ओर देखते हैं। एक शब्द है नैनो कंप्यूटर। ये क्या है? स्रोतों के अनुसार इसे मॉलिक्यूलर कंप्यूटर भी कहते हैं। ये तकनीक का शायद अगला पड़ाव है। मतलब ऐसे कंप्यूटर बनाना जिनके हिस्से अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स के स्तर पर हों। ये इतने छोटे और इतने शक्तिशाली होंगे कि आज हम उनकी ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो विज्ञान कथा जैसा लगता है। बिल्कुल। तो आज हमने कंप्यूटर के दिमाग यानी CPU को बहुत गहराई से समझा। उसकी बनावट, उसके अंदर काम करने वाले ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स और कैसे ये सब मदरबोर्ड पर मिलकर काम करते हैं। जी, हमने मोर के नियम से लेकर सुपर कंप्यूटर के फ्लॉप्स तक की यात्रा की और ये भी समझा कि कैसे कच्चे डेटा को ज्ञान तक पहुंचाया जाता है। इससे एक विचार मन में आ रहा है। हमने डेटा, सूचना और ज्ञान के प्रवाह की बात की। हमने देखा कि पहला माइक्रोप्रोसेसर कुछ हजार ट्रांजिस्टर से शुरू हुआ था और आज की चिप्स में अरबों हैं। हमारी जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता कुछ ही दशकों में लाखों गुना बढ़ गई है। हाँ, ये विकास अविश्वसनीय है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब जानकारी को प्रोसेस करने वाले हमारे उपकरण इतनी तेजी से विकसित हो रहे हैं, तो ज्ञान के लिए इसका क्या मतलब है? तब क्या होगा जब हमारे द्वारा बनाया गया ये कृत्रिम दिमाग हमारे अपने जैविक दिमाग से कल्पना से भी ज्यादा तेज और सक्षम हो जाएगा?